मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार हाजिर हूं फिर से न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश में हो रहे सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हम अपने मंच से न केवल बहस करते हैं बल्कि उसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय करते हैं। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस। हमारे साथ मेहमानों और माननीय जनता का एक बड़ा पैनल शामिल होगा। साथ ही आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो भी आपको बता देते हैं। सीएए और दुर्गा पूजा से कौन घबरा रहा है? राजनीति तेज है। बिहार में अभी चुनाव चल रहे हैं और बंगाल में अगले साल। इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। मौसम का मिजाज धीरे धीरे सर्द हो रहा है तो राजनीति की सरगर्मी उतनी ही तेज हो चुकी है। बिहार के चुनावी मुकाबले में एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई तो देश देख रहा है, तो वहीं बंगाल से बीजेपी बनाम टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल हुए। शक्ति साधना के जरिए पीएम मोदी ने काशी और कोलकाता की कड़ियां भी जोड़ी, मगर टीएमसी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीएए वाले बयान पर ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में कांग्रेस के दिग्गज भी कूद पड़े हैं। तो सवाल यही है कि क्या सीएए पार्ट 2 पर सियासी संग्राम का आगाज हो चुका है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की पूजा कर पूरी ताकत से जन जन तक पहुंचने का आह्वान कर दिया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। फिलहाल बिहार चुनाव और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा में शामिल होकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को सबसे ज्यादा बीजेपी से ही चुनौती मिली है। सीएए लागू करने के बयान पर टीएमसी ने इसके खिलाफ फिर कमर कस ली, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएए के विरोध में ट्वीट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसे सीएए का डर सता रहा है? JP Nadda is trying to assuage those people in the party who are aggrieved at CAA not being implemented. As far as TMC is concerned, it has always voiced its opposition to CAB. सीएए के विरोध में कांग्रेस से उठे स्वर के बीच राहुल गांधी ने हाथरस केस में पकड़े गए पीएफआई मेंबर सिद्दीकी के परिवार वालों से मुलाकात की है, जिस पर कांग्रेस एक बार फिर से घिर गई है। आज बुलंदशहर की रैली में सीएम योगी ने जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस के एक सुनामधन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये पीएफआई क्या देश की टीसी है क्या? देश के अंदर हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार जिस जो संगठन लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। जबकि आज ही ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उस पर सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है। देश की बहस में आज चर्चा इसी पर हो रही है कि सीएए लागू करने को लेकर फिर से बात उठी तो कांग्रेस और टीएमसी इसके खिलाफ क्यों लामबंद होना शुरू हो गई हैं, जबकि बिहार के चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक पार्टियों के तीर अपने अपने तरकश से निकलने शुरू हो गए हैं। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, सीएए का विरोध करने वाले क्या राजनीति कर रहे हैं? इसी पर आप अपनी राय हमें हाँ या ना के रूप में दे सकते हैं। आप शो के दौरान अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी आप जाकर अपनी राय दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान आपको जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। अगर आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो ये गुजारिश भी
भी इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने एक छोटे वीडियो के साथ कर सकते हैं। सीधे मेहमानों के पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद का, चूंकि सीएए का मुद्दा है इसलिए उनका होना भी जरूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, वो भी हमारे साथ हैं। सीएए विरोधी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन शुरुआत एक दूसरे मुद्दे से करता हूं कि भाई मैं जानना चाहता हूं, कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे, इसको संकल्प पत्र में लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो हक है हर भारतीय का कि अगर इस तरह की आपदा आती है तो बिहार क्या पूरे देश में आप फ्री में देंगे? इसको घोषणा पत्र में लेने का क्या मतलब है? अब तो बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही प्रश्न किया दीपक जी, और अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब कोई भी घोषणा पत्र जारी होता है, और खासकर मैं आपको केंद्र का घोषणा पत्र जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, एक स्वास्थ्य उसमें एक विषय होता है। हमने पिछली बार जब 2014 का हम चुनाव लड़े थे तब भी हमने कहा था हम इंद्रधनुष कार्यक्रम जो टीकाकरण होता है, ये भी तो सबका अधिकार है, पोलियो का टीका लगना सबका अधिकार है, लेकिन हमने उसका अभियान चलाया था ना अपने समय पर। अभियान चलाकर आपको याद होगा वो अटल जी की सरकार, जिसपे पोलियो अभियान के तहत हमने टीकाकरण किया पूरे देश में, इसको बाकायदा हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिया और इसकी चर्चा करते हुए हमने पूरे देश में अभियान चला के पोलियो को समाप्त करने तक हम गए। तो हमने यदि कोरोना के संदर्भ में कहा है, मैं ये कह रहा हूं केवल बिहार पे नहीं, 3 दिन पहले आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आपने राष्ट्र के नाम संबोधन सुना था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी तैयारी है, जैसे ही वैक्सीन क्रिएट होता है हम उसको जो है पूरे देश में पहुंचाने के लिए हमने कार्य योजना हमने बना रखी है, स्पष्ट किया। हमने उसी संकल्प को आज अपने जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार 2020 है उसके अंतर्गत लिखा। और क्या लिखा है, जो भ्रम है मैं वो भी दूर कर देता हूँ। ये मेरे पास उस अपने जो विजन है उसका एक डॉक्यूमेंट है, मैं पहली लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा, हम हर बिहार वासी का निःशुल्क टीकाकरण करवाएंगे। मुझे बताइए, मैं यदि अपने विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का यदि संकल्प करता हूं तो मैं कहां गलत हूं? पर ये एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसका चुनावी फायदा उठाना ये क्या संवेदनहीनता नहीं है के शर्मा जी? मुझे एक चीज बताइए, क्या जो कुछ भी वचन पत्र में लिखा जाता है वो सब चुनावी फायदा होता है दीपक जी? ऑब्वियसली वचन पत्र तो इसीलिए होता है कि उसको पढ़कर लोग वोट दें ना। एक मिनट में अभी बताऊं, वचन पत्र केवल यही नहीं होता। आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं दीपक जी। वचन पत्र हमारा संकल्प भी होता है, संकल्प भी होता है कि हम क्या करेंगे, हमारी एक रूपरेखा होती है, कार्य योजना होती है उसमें पूरी। हमने जो है जो बातें कही उसके अंतर्गत, ऐसे तो आप तमाम विषय कह सकते हैं। मैं कहूं यदि मैं पोलियो का टीकाकरण करके हम देश से पोलियो समाप्त करेंगे। देखिए, पोलियो चलती हुई बीमारी थी, ये एक वैश्विक महामारी है जो एकाएक आई है और पूरा विश्व इससे स्तब्ध है। दोनों में बहुत अंतर है, बेसिक और फंडामेंटल अंतर है के शर्मा जी। दीपक जी, मैं कह रहा हूं एक भी टीवी के संदर्भ में क्या पहले घोषणा नहीं होती थी? क्या यह महामारी नहीं थी? क्या थी? मैं एक चीज पूछे, आपने यदि आप 70 से पहले के दशक में जाए, प्लेग के संदर्भ में ये बात नहीं आती थी, ये महामारी नहीं थी? क्या इसके संदर्भ में सरकारें अपना वचन नहीं रखती थी? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इसको एक बात कह के खत्म। ठीक है, कह दीजिए। स्वास्थ्य योजनाओं पर यदि हम कोई अपना संकल्प दोहराते हैं, और इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि एमसीआई द्वारा पहले ये नहीं हम कर रहे हैं, हम किसी को धोखे पे भी नहीं रख रहे हैं। यदि स्वास्थ्य योजनाओं को हम अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाते हैं और हम देश से ये अनुरोध करते हैं, बिहार से हम ये संकल्प लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें गलती। गलत कहां हुआ है वो बता देता हूं मैं आपको। गलत ये हुआ है कि ये इन्होंने तो देश दुनिया 10 साल आगे पीछे के तो ये 100 वादे कर गए। जो सामने तत्कालिक जो घटना घट रही है, जिस समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, उस पर इनका ध्यान सरकार की बात करिए ना। इन्होंने
कभी कोरोना को आप अपनी सरकार की नाकामियां गिनाइए। 6 साल एक लंबा अरसे से आप रूल कर रहे हैं, इसका ये तो 70 साल की दुहाई ठीक है मत दीजिए। विवेक जी, पॉइंट तो इनका भी ठीक है। आप महागठबंधन के अलायंस के साथ लड़ रहे हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने दुनिया भर के वादे कर दिए पर कोरोना का अपने घोषणा पत्र में जिक्र ही नहीं किया, क्यों? उसके बारे में कोई ठोस बात नहीं, अगर कही होगी तो भी पासिंग रेफरेंस में। हवाई किले बनाना गलत है। हाँ, सुन लीजिए अब दीपक जी, इन्होंने थाली पीटी, इन्होंने दिए जलाए, ये हवाई किलों के वादों से देश नहीं चलता, ना देश में डेवलपमेंट होती है। इसीलिए 6 साल में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के आंकड़े देखिए, डेवलपमेंट नहीं हुई। इनको ये भी नहीं पता होगा, के शर्मा को यहाँ बैठे हुए हैं, कि वैक्सीन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। इनको ये भी नहीं पता होगा के शर्मा को कि पोलियो की वैक्सीन कितने में बनती है, कौन कौन बनाता है। आप बता दीजिए इनको, ना नरेंद्र मोदी जी को पता होगा। आप इनको बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको ना, ये एक इलॉजिकल, जी हाँ मैं बता रहा हूं, इलॉजिकल बात करी है, ऐसा वादा जो कभी पूरा होगा ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप तो देश के दुश्मन निकले। ऐसा वादा जो कभी पूरा होगा ही नहीं, मतलब हम जिंदगी भर कोरोना से मरते रहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं विवेक भाई? मतलब हम जिंदगी भर कोरोना से मरते रहेंगे, ये कह रहे हैं आप? वैक्सीन आएगी, चीनी एजेंटों से क्या आप अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ऐसा। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं इनके झूठ को एक्सपोज कर रहा हूं। इनसे बताइए, अगर इनकी फ्री की जो वैक्सीन है उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? के शर्मा क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इनके पास फिगर नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं। अरे फिगर कहाँ है? अभी फिगर महत्वपूर्ण नहीं है। 1 रुपए में आए, 1 करोड़ रुपए में आए, वैक्सीन तो आनी पड़ेगी ना विवेक जी। आदमी जिएगा कैसे? कोई तर्क है आपकी बात में? 1 करोड़ रुपए की एक वैक्सीन, 1 करोड़ की एक वैक्सीन क्या भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में बांटेगी 130 करोड़ लोगों को? आप पूछिए इनसे। सर मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ की है, पर सरकार को बांटना पड़ेगा। मैं विक्रम सिंह जी को लाता हूँ। सर ये सोशल डिस्कशन है, इसको पॉलिटिकल मत मानिए। क्या विवेक जी का तर्क आपको समझ में आता है? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी महामारी की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं 1 करोड़ की आएगी तो क्या 130 करोड़ लोगों को बांटेंगे? अरे भाई 100 करोड़ की आए तो भी बांटनी पड़ेगी। बिल्कुल बांटेंगे। दीपक जी, मेरे 3 प्रश्न है। ये बांटेंगे। पहली चीज कि इसका व्यवहारिक और इंडस्ट्रियल और मास प्रोडक्शन हम कब कर पाएंगे? अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं कि हम कह सकें कि हम मास प्रोडक्शन कब तक करेंगे। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि लगभग कम से कम 1 वर्ष लगेगा मास प्रोडक्शन की स्टेज में आने में, और जब तक पूरे देश को पहुंचाने में, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में, दीपक जी कम से कम बहुत ही, अगर हम आशान्वित हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो 2 वर्ष लगेंगे। तो ये जो लाउड क्वेश्चंस है, इसके ऊपर मैं जरूर शर्मा जी से चाहूंगा इस पे प्रकाश डालें कि जब अनुसंधान में 12 महीने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में 2 वर्ष, तो 36 महीने के अंतराल को वो कैसे पूरा करेंगे? हम कॉस्ट की बात करते ही नहीं। आपने सही कहा, आप देश को और ये सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी कि सबको वैक्सीन दे, लेकिन जो अनुसंधान का काम है और उसका मास प्रोडक्शन है, इसका ये कैसे पूरा करेंगे? इसका समाधान करें। ठीक है के शर्मा जी, एक क्विक जवाब, फिर मुद्दे पर हम आएंगे। सीएए हमारा आज का मुद्दा है। तो तौसीफ जी के जुड़ने का इंतजार कर रहा था, वो जुड़ चुके हैं, ममता काली जी जुड़ चुकी है, हमारा पैनल पूरा हो गया है। एक क्विक जवाब के शर्मा जी आपसे, मैं बिल्कुल जो डॉक्टर विक्रम सिंह ने पूछा है। मैं बिल्कुल विक्रम सिंह साहब का जो बात उन्होंने कही है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही, दीपक जी आपको स्मरण होगा, उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह के अंदर ही ये टीकाकरण आ जाएगा, टीका देने तैयार हो जाएगा, ऐसा अपेक्षा किया गया। कल प्रधानमंत्री जी ने भी 2 दिन पहले कहा कि बहुत से जो टीका वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज में खड़े हैं। और रही बात जहां तक इसको डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यही तो महत्वपूर्ण सरकार का जो परीक्षा है कि आप उसको कितनी जल्दी से जल्दी आप वहां अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमने क्या कहने सिस्टम किया? आप एक चीज में दीपक जी कहता हूं, क्या आज आप 20 साल पहले की कल्पना कीजिए कि जब ये राजीव गांधी ये कहते थे, आपका टाइम फ्रेम अलग है, आपके स्वास्थ्य मंत्री का। अरे सर अभी तो आप कॉस्ट की बात कर रहे थे कि 1 करोड़ का टीका कैसे बांटेंगे, उनने बोल दिया बांटेंगे। सुन तो लीजिए उनकी बात, मुझे अगले मुद्दे पर आना है। के जी कंक्लूड करिए। ये दोनों चीजों में कह रहा हूँ, ये दोनों चीजों में गुमराह कर रहे हैं जनता को। आप इनको बंद कराइए तो मैं बोल पाऊँ। बोलिए क्या भाई, बोलिए आप। आज से 25-30 साल पहले क्या ये अपेक्षा कर सकते थे किसी से कि आप केंद्र से 1 रुपया भेजेंगे और अंतिम व्यक्ति के जेब तक जो है 1 रुपया पहुंच जाएगा? हमने ये करके दिखाया।
हमने जनधन खाते के अंतर्गत लोगों को डायरेक्ट जो है हमने अमाउंट यहाँ से जो 1000 अरे सर, आप टाइम फ्रेम बताइए वैक्सीन का, जनवरी नहीं है। लेकिन आप विवेक गलत जी, कह रहे हैं। विवेक जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी जानकारी के आधार पर, छोटा मोटा पत्रकार मैं भी हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बड़े डिटेल में इस प्लान को पढ़ा है कि अगर वैक्सीन 6 महीने बाद भी आती है तो सरकार उसको आखिरी आदमी तक कैसे पहुंचाएगी, इसका पूरा एक्शन प्लान सरकार के पास रेडी है। ये मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं। मैं सीधे अभ्यास को खोलूंगा सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। राहुल गांधी ने कल पीएफआई के एक सदस्य से मुलाकात की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रवि शर्मा भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए। रवि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, सीए का विरोध करने वाले क्या राजनीति कर रहे हैं? और जब सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, ये बाहरी मुसलमानों के, ये बाहर से आए सताए हुए लोगों के लिए है, तो भारत का मुसलमान क्यों उद्वेलित है? नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे अपनी राय रखने के लिए। जब सीए बिल पास हुआ था तब से ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने, चाहे टीएमसी हो चाहे और अन्य विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने ये अल्पसंख्यकों को भड़काने का मुद्दा बना लिया था कि ये आपकी जो सिटीजनशिप है उसे छीन लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्पसंख्यकों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया गया है, संसद पटल पे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि ये बिल सही है, फिर भी शाहीन बाग जैसे आंदोलन करके सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को भड़काया जा रहा है। ठीक है रवि, इसी बात से डिस्कशन शुरू करूंगा, आप अपनी बात रिपीट करें। रवि बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। रवि, आप ही की बात को लेकर तौसीफ के पास जाऊंगा। तौसीफ जी, मुझे ये बताइए, सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या कोई लेना देना है, हाँ या नहीं? क्या सीएए से एक भी भारतीय मुसलमान प्रभावित होता है, हाँ या नहीं, बता दीजिए। देखिए, ये सीएए से भारत के मुसलमान और भारत के नॉन मुसलमान भी प्रभावित होते हैं। सिर्फ मुसलमान और हिंदू वाला चश्मा को निकाल करके देखिए। नहीं, कैसे बताइए ना, कैसे समझाइए। ये महाशय थे, इन्होंने आकर के टीवी में इनको मौका मिलता बोलने का, कुछ भी बोल देते हैं। सर, आम दर्शक है, उनको ऐसा मत बोलिए सर। समझाने के लिए मैं तो बिल्कुल, मैं आपको, जो अभी मुझसे पहले जो एक प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। ये कौन महाशय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्लियर कर दिया है? सर, स्टे नहीं दिया, स्टे के लिए गए थे आप लोग, स्टे दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? एक मिनट, तौसीफ खान जी, स्टे दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीए पर? गवर्नमेंट से एफिडेविट रिप्लाई मांगा है। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या स्टे दिया सीए पे? आप स्टे के लिए गए थे ना, गए थे कि नहीं, ये बता दीजिए। और क्या स्टे मिला आपको सुप्रीम कोर्ट से? आप तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के। सीए पे हियरिंग करने के लिए स्टे देना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? अगर कानून गलत है तो आप तो ये प्ली लेकर गए थे ना, स्टे करिए। आप तो यही प्ली लेकर गए थे ना, स्टे करिए। हियरिंग चल सकता है, स्टे दिए बिना भी हियरिंग हो सकता है, पर स्टे तो नहीं मिला ना, यानी कानून सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर रखा है। हो सकता है, स्टे दिए बगैर भी चैलेंज हो सकता है, वही तो अभी हो रहा है ना। आप बात घुमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि जो मेरा दर्शक कह रहा था उसके पॉइंट में दम था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। अब मुझे बता दीजिए, भारत का गैर मुसलमान कैसे प्रभावित होता है इससे, ये भी बता दीजिए। आपके दर्शक थे, मालूम नहीं कौन थे, वो बोले कि ये देखिए, दर्शकों को गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इसीलिए आप जैसे बड़े टीवी चैनल की जिम्मेदारी है कि आप दर्शकों की जो गलत फहमी है उनको दूर किया जाए। आपके दर्शक ने अभी कहा कि सीए पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया। सीए पे क्लियरेंस नहीं दिया गया है, सुनवाई पेंडिंग है। नोटिस इश्यू हुआ, नोटिस इश्यू होने के बाद में सरकार से जवाब मांगा गया और सरकार ने अपना जवाब अभी दिया है। उस पे हियरिंग लगता है कि नवंबर के बाद से शायद हियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटस है, उस पे चैलेंज अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुए, चैलेंज पेंडिंग है, चैलेंज हियरिंग होना बाकी है। अब आप कहते हैं बार बार कि भाई इस पे मुसलमानों की क्यों आपत्ति? इस पे तो सारे लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ना। नहीं, आपत्ति क्या है तो बता दीजिए। सीएए से भारतीय लोगों का क्या लेना देना, ये तो बता दीजिए तौसीफ जी। भारत के लोग, भारत का हर एक सिटीजन जिसको संविधान का सुरक्षा करना है। अरे सर, बताइए ना, आपत्ति क्या है? ये भाषण मत दीजिए, बताइए आपत्ति क्या है? धर्म के बेसिस पे किसी को नागरिकता दे दें। बता तो रहा हूं, आप सुनिए
कि धर्म के बेसिस पे, धर्म के बिना पे किसी का धर्म देख करके आप नागरिकता दे दें, इस बात की इजाजत हमें संविधान नहीं देता है। ठीक है, के शर्मा जी बताइए, संविधान का उल्लंघन क्या है? आपने ये आरोप है तौसीफ अहमद का, इसीलिए बंगाल में चिल्ला रहे हैं। भारत का हर एक व्यक्ति खड़ा है। तौसीफ जी 3 मिनट दिए आपको, 3 मिनट दिए आपको, आप सुन लीजिए उनको। जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, दीपक जी, नहीं है, ये सारे लोग खड़े हैं। दीपक जी पहले तो तौसीफ साहब अपनी वकालत की थोड़ी अच्छी कानून की जानकारी कर लें। इनको जानकारी नहीं ये है कि आप यदि सुप्रीम कोर्ट में चले गए और संसद ने यदि कोई कानून पारित किया है और यदि कानून पारित हो चुका है, बेतरीका बात करता है, इसको मुद्दे पे बात करने को बोलिए ना। अरे मुद्दे पे ही कर रहे हैं तौसीफ जी, बुला बैठा देते हैं टीवी पे, इनको तमीज सिखाइए पहले, इनको तमीज सिखाइए आप दीपक जी, उल्टा पुल्टा ज्ञान देने दीपक जी इनको तमीज सिखाइए पहले, इनका जो कहना है वो कहे, को तमीज सिखाइए, जो मन में आता है वो अपनी मन की बात रखते हैं। तौसीफ जी मैंने आपके मन की बात सुनी ना, तो इनकी भी सुनूंगा मैं। प्रजातंत्र यही कहता है, मैंने आपके मन की बात 3.5 मिनट सुनी ना। अगर आप लगातार बोलेंगे मैं ऑडियो काटूंगा, फिर आप नाराज मत होइएगा। न्यूज नेशन चैनल में ये जो प्रवक्ता है आकर के बताएंगे दर्शकों के हाथी उड़ता है, आपके दर्शक सुनेंगे। पहली बार बैठे हो तौफीक, पहली बार बैठे हो क्या? पहली बार बैठे हो तौसीफ जी, आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई आपके लिए भी कर सकता है। फिर नहीं है। अरे ये कौन है? ये पर्सनल अटैक क्यों कर रहे? कौन है ये? सर वो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी है, जिनकी रूलिंग पार्टी है। शर्मा जी आप बोलिए, सिर्फ शर्मा जी को ऑडियो जाएगा। देखिए दीपक जी, मैं आपके इतने महत्वपूर्ण चैनल में किसी तरह के तूतू मैमे और व्यक्तिगत प्रहार के लिए नहीं। यदि तौसीफ साहब को कोई जानकारी नहीं, यदि अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो स्वतंत्र है। मैं एक राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं इनकी तरह से न किसी पार्टी का संबंध जो है समर्थक हूं। आप मैं दीजिए, मैं आप इनको बंद कराइए तो मैं बोलूंगा। मैं ऐसे नहीं। तौसीफ जी सुन लीजिए ना, टाइम बर्बाद होता है ऐसे, ना लॉजिक की बात आप कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे। बोलिए के शर्मा जी। दीपक जी आप बहुत अनुभवी हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब संसद कोई कानून पारित करता है, सांसद जब कोई कानून पारित करता है तो और उसको राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वह जो है कानून बन जाता है। इसके बाद आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आपका अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आपने चुनौती दिया, लेकिन उससे कानून रुकने वाला नहीं है। जब तक कि उसमें कोई स्टे तो हुआ नहीं है तो कानून तो लागू है, और कानून के अधिकार के तहत जो है लोगों को नागरिकता की यदि डिमांड यदि अब होगी और उसकी प्रक्रिया अभी जो कुछ रह गई है वो प्रक्रिया पूरे होते ही उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये लाख चिल्लाए, लाख छाती पीटे, मातम मनाए, इनसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक है। मैं विक्रम सिंह जी के पास यही सवाल लेके जाना चाहता हूँ, फिर विजय शंकर तिवारी, विवेक श्रीवास्तव और ममता जी डिबेट पे आएंगे। विक्रम सिंह जी, क्या आपको लगता है तौसीफ खान ने कहा धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्या आपको लगता है ये कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन है? तौसीफ जी सुन लीजिए, विक्रम सिंह जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, उनकी भी बात सुन लीजिए। दीपक जी जरा गौर से मेरी बात में चाहूंगा तवज्जो 1 मिनट के लिए। राष्ट्र हित में जो निर्णय लिया जाता है मुल्क की हिफाजत के लिए वो सर्वोपरि है। और पहले भी इसके बारे में अगर आप गौर करें कि जो भी हमारे यहाँ आतंकी जो लोग आते रहे हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन जहां पर शोषण उत्पीड़न होता है वहां देखें। पाकिस्तान में सन 47 में हिंदुओं की संख्या 30% थी, आज 2% भी नहीं है। ईसाइयों की संख्या 12% थी, आज 1% भी नहीं है। बौद्धों की हम बात ही न करें, पारसियों की हम बात ही न करें, क्योंकि ये नगण्य है इनकी संख्या। और आप खुद समझ सकते हैं किसका उत्पीड़न हो रहा है। तो जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसी के बारे में कार्रवाई की जाती है, और जिनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है उनके बारे में हमको अभी फिलहाल हमारी प्राथमिकता में नहीं आते हैं। अगर उत्पीड़न होता है तो शासन प्रशासन उसके बाद में करेगा। तात्कालिक व्यवस्था दीपक जी ये होनी चाहिए, जिसका शोषण उत्पीड़न हो रहा है अगर वहां हिंदू, ईसाई, बौद्ध और पारसी का हो रहा है तो वो कहां जाएंगे? अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान में कौन से बड़े अच्छे हालात हैं? बांग्लादेश जाएंगे, वहां कौन से बड़े अच्छे हालात हैं? कमोबेश यही हालात अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सब जगह यही है। भारत के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इनको शरण देने के लिए पेशकश की हो। मैं समझता हूं राष्ट्रहित में ये जरूरी है। अब हम आते हैं चरमपंथियों के ऊपर।
हम लोग रोहिंग्या के बारे में बात करते हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि आईएसआई ने रोहिंग्यास को प्रोग्राम किया है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। हम क्यों रोहिंग्या का स्वागत करें? इसी तरह जो चरमपंथी यहां से आना चाहते हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि इनकी प्रोग्रामिंग आईएसआई ने की है भारत विरोधी गतिविधियों में, तो हम अपने दरवाजे राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए क्यों खोल दें और आने वाली नस्लों के लिए मुसीबत के दरवाजे और उनके लिए मुसीबत हम पैदा कर दें? ये इतना अदूरदर्शिता का काम हम उम्मीद करता हूं कि हमारे राजनेता और पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव, धर्म 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 का नाम लेकर आप लोगों ने इस कानून के खिलाफ लोगों को भड़काया है। क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट मुसलमान बनके सीए के नाम पर यहाँ नागरिकता ले? क्या आप चाहते हैं अलकायदा के लोग यहाँ पर आ जाए? क्या आप चाहते हैं रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह भारत में एक ऐसी पॉपुलेशन बन जाए जो मदरसों के थ्रू तो हो रहा है, आप मानते नहीं है, लेकिन उनको कट्टरपंथी और चरमपंथी की ट्रेनिंग दे दी जाए? मतलब आप रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थक हैं? उत्तर देने दीजिए विक्रम सिंह। नहीं आप, अरे भैया मुझे बोलने दीजिए। विक्रम सिंह जी ने जो भी बोला मैं उनका लॉजिक दूंगा। विक्रम सिंह जी, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने लॉजिक दी। अब मेरा उत्तर सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्या आप पाकिस्तानी हैं? क्या मैं पाकिस्तानी हूं? क्या हम पाकिस्तान में बैठे? नहीं, हम इंडिया में। तो लोग बोलते हैं आप चाइनीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एथॉर। अरे सर बोलने तो दीजिए ना सर। आप नहीं मैं बोल रहा हूं, इंडियन है। आपने पूछा क्या मैं पाकिस्तानी हूं? मैं कह रहा हूं लोग आपको चिढ़ाते हैं कि आप चाइनीज हैं। अरे सर मैं नहीं आप, अरे पहले थोड़ा कभी बगार सीरियस डिबेट भी कर लीजिए। दीपक जी आप सुनिए, मैं विक्रम सिंह जी की बात का उत्तर दे रहा हूं। हम इंडियन हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एथॉस है सेक्युलरिज्म, यानी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म एक समान है, सभी नागरिकों का एक वोट है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब आप एक बिल बनाते हैं, उस बिल के अंदर आप कहते हैं साहब विदेशों से इस धर्म के लोगों को तो हम शरण दे देंगे, लेकिन आप उसमें सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए आप सेक्युलरिज्म, आप जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल उसके फेवर में नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल विवेक जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी भी हाथ उठा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं विवेक जी, सुन लीजिए जी। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों के लिए है कि पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए या अफगानियों के लिए? इसका जवाब दे दीजिए आप, किसके लिए है ये? पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, अफगानियों के लिए, किसके लिए? बताइए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो फिर क्या पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए है? क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए है। अगर आपको दूसरे देशों के माइनॉरिटीज प्रताड़ित दिख रहे हैं, आप एक बड़ा देश हैं, आप एक सम्मानित देश हैं, आप उनको शरण देना चाहते हैं, हिंदू शरणार्थियों को शरण जरूर दीजिए। कुछ भेदिए तो हमने रखे, आप चाहते हो और भेदिए आ जाए। अगर सर कुछ इंटरनेशनल तो हमने रखे दूसरे देशों में पीड़ित हैं, उनको भी आप चाहते हैं कुछ और आ जाए। नहीं आप देखिए, आप नहीं ऐसा नहीं, ये गलत बात है। आप एक पर्टिकुलर धर्म पे अटैक ना करें कि कोई भी मुसलमान है अगर वो आएगा तो घुसपैठिया बन जाएगा। ये गलत लॉजिक है। के लिए खोल दिया जाए ताकि ये वामपंथ को मजबूत करें। पीड़ित वो मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पे केस टू केस। सर आप केस टू केस डिसीजन लीजिए। जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी ये जो जितने भी जो सीए के विषय में ये, अरे भाई साहब आप शांत हो जाइए, मेरा नाम ममता काले है। अरे भाई साहब शांत हो जाइए, मेरा नाम ममता काले है, आप मुझे बोलने दीजिए। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। देखिए ऐसा वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, भाई साहब शांति शांति, खाली मुद्दा बनाना है, नवरात्रे चल रहे, शांति रखिए, शांति। भाई मुद्दा नहीं बनाना है भाई, केस टू केस का नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर मुझे कोई बिल नहीं पढ़ लीजिए सीए एक बार। बोलिए ममता काले जी, ये बोलते ही रहेंगे, आप बोलिए। नहीं। धन्यवाद दीपक जी। जी धन्यवाद दीपक जी। देखिए ऐसा है, पहली बात तो इन्होंने जो ये सीएए के विषय में जितनी भी बात करी है, इनको सीएए की जानकारी नहीं है, ना इनको कैब की जानकारी थी, ना इनको सीएए की जानकारी है। पहले मैं इनको ये बता देना चाहती हूं कि जो सीएए आज कैब जो सीएए बना है एनडीए की सरकार के तहत, उसकी जो पैरवी की गई थी 2003 में, द देन प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने राज्यसभा के पटल पर की थी। और उस समय अडवाणी जी, आदरणीय अडवाणी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उनसे निवेदन किया गया था कि हमारे देश की माइनॉरिटीज 3 इस्लामिक राष्ट्रों में बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रही है
और जो लोग ऑलरेडी इस देश में हैं हमें बड़ा दिल रखना चाहिए और उनको सिटीजनशिप देना चाहिए। विवेक जी को नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। सरकार ने किया वही किया जो मनमोहन सिंह जी ने बोला था। 2003 में मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में इसकी पैरवी करी थी और वही एनडीए की सरकार ने करा। चुप रहिए आप, आपका कुछ नहीं पता है, ना आपको संविधान पता है, ना देश कुछ पता है। और बाय द वे किसकी बात की जा रही है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई माइनॉरिटी सीए में नहीं आता है। जो ऑलरेडी माइनॉरिटीज 3 इस्लामिक नेशन से 31 दिसंबर 2014 तक भारतवर्ष की धरती में आ चुके हैं, समझिए। उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। बंधुवर, अपने ज्ञान चक्षु बढ़ाइए, थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, थोड़ा पढ़िए क्या है सीएए, किनके बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज है प्रताड़ित 31 दिसंबर 2014 तक जो भारतवर्ष के अंदर आ चुके, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। हिंदुस्तान के किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं हो रही है। आप क्या अर्थ का अनर्थ करते हो? आप जैसे लोगों ने दिल्ली के अंदर दंगे करवाए एंटी सीएए के नाम पे, आप जैसे लोगों ने दिल्ली जलाई, आप जैसे लोगों ने दिल्ली में मासूम लोग मरवाए एंटी सीएए के नाम पर, आप लोगों ने एंटी सीएए के नाम पर प्रताड़नाएं करी, देश को विभाजित करा, देश को बदनाम करने की कोशिश करी, लोगों को बरगलाया आप लोगों ने। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, भारत के मुसलमानों का सीएए से क्या लेना देना है? एक मिनट ममता जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या नहीं में भारत के मुसलमानों का सीएए कानून से कुछ लेना देना है, हाँ या नहीं? बताइए। है कोई लेना देना नहीं है। क्या है? और क्या है? देना है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार सुनिए तो बोलने दीजिए, पहले सुनिए, सुन लीजिए। अरे आप मुझे बोलने दीजिए। 1947 के बाद जो मुसलमान यहाँ पे रहे, हिंदू मेजॉरिटी के साथ रहने के लिए तैयार हुए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फॉलो किया। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक ऐसा बिल बना रहे हैं जिसमें आप फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं झूठ बोलने की फैक्ट्री नहीं अलाउ कर सकता हूँ। मैं इसके बाद दर्शक के पास जा रहा हूँ, मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आऊंगा, सिर्फ आपको ऑडियो जाएगा। तौसीफ खान और विवेक श्रीवास्तव क्यों बिल बिला रहे हैं, इसका असली कारण बताइएगा। मंजीत सिंह संधू मेरे पास है रुद्रपुर से। मंजीत सिंह बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, क्या सीएए कानून भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है? आपने जितना पढ़ा आपने क्या समझा, और क्या विवेक श्रीवास्तव जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि आप बहस सुन रहे हैं? दीपक जी सबसे पहले तो मैं आपको दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से जितनी भी पार्टीज हैं ये सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। दीपक जी जो अफगानिस्तान में जो सिख लोग रहते हैं या हिंदू लोग रहते हैं, वहां के जो मुसलमान हैं अफगानिस्तान के, वो लोग उन्हें मारते हैं और वो लोग यहां पर आ जाते हैं। तो मेरा सवाल इन लोगों से है जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों के लिए दिक्कत है। वहां के जो मुसलमान हैं, वहां के अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, उनको क्या दिक्कत है? उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उनकी तो मेजोरिटी है। जो माइनॉरिटी जो रह रहे हैं, जो सिख लोग वहां पर रहते हैं, जो 10-12 जो मुसलमान है वो लोग उनके खिलाफ है ये बिल। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, भटकाने की कोशिश। विवेक श्रीवास्तव, आम जनता का जवाब सुन लिया आपने। संधू मेरे सिर्फ एक दर्शक हैं, आपको झूठा ठहरा दिया उन्होंने, और वाकई आप झूठे ही हैं इस मामले में। विजय शंकर तिवारी जी, इनकी तकलीफ क्या है बताइए, इनकी तकलीफ क्या है बताइए। जलाई जाती है, आपको दिखता नहीं है। ये सारे एंजॉय कर रहे हैं, अहमदिया एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बलोची एंजॉय कर रहे हैं। सर एक मिनट, ये तौसीफ खान से पूछिए ना, अहमदिया मुसलमान को ले लेंगे क्या भारत में? पूछिए तौसीफ खान से, अहमदिया मुसलमान को ले लेंगे भारत में? पूछिए ना, आपकी विचारधारा के आदमी है, पूछिए अहमदिया को ले लेंगे, पूछिए ना। अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई सिट्टी पिट्टी। नीति बनाए और हिंदू शरणार्थियों के साथ भाई ले ले अहमदिया मुसलमानों को। तौसीफ खान बताइए, विवेक श्रीवास्तव प्रस्ताव दे रहे हैं, आप भी ममता बनर्जी से प्रस्ताव करवा दीजिए कि अहमदिया मुसलमानों को ले लिया जाए सीएए के अंदर। बोलिए, आज बोलिए। बराबर है। एक मिनट सुनिए। हम लोग, आप और हम भारत के नागरिक हैं। आप और हम पे जिम्मेदारी है भारत के संविधान की सुरक्षा करना,
भारत का संविधान कहता है कि हमारे देश के अंदर में सारे धर्म का, सारे जाति सर, एक मिनट, मैंने आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। तौसीफ खान भाषण नहीं दीजिए। विवेक श्रीवास्तव कह रहा है अहमदिया पाकिस्तान में पीड़ित है, क्या अहमदिया मुसलमान को बुला लिया जाए भारत? सीएए के तहत जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब हाँ में देंगे, ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। बोल दीजिए ना, बोलिए ना, अहमदिया मुसलमान भारत में आमंत्रित कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए अहमदिया मुसलमान आमंत्रित कर लीजिए, कर लीजिए अहमदिया। ये अपनी बात कर रहे हैं, ऐसे बहस करने वाले मुझे नहीं चाहिए। विजय शंकर तिवारी आइए, आप बताइए, ये करेंगे अहमदिया मुसलमानों को आमंत्रित करेंगे? अहमदिया को करेंगे? अहमदिया को अपना बड़बड़ाए जा रहे हैं, अपना बड़बड़ाए जा रहे हैं, अपना बड़बड़ाए जा रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, भारत के संविधान पे हमला है, कर लीजिए हमला। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा सबको पता है। बुला लीजिए ना, दम है तो बोल दीजिए, दम है तो बोल दीजिए, अहमदिया मुसलमान को बुला लीजिए। है दम आप में, है दम आप में, बोलिए, है दम आप में, बोलिए अहमदिया मुसलमान को भारत में बुला लीजिए। है दम आप में, बोलिए, मांग करिए, मांग करिए। तौसीफ खान, सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? मुंह क्यों झुका लिया? बोलिए, अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान से भारत में आमंत्रण दे दीजिए, जो विवेक श्रीवास्तव ने कहा है कि सीए एनपीआर और एनआरसी को बदल दिया जाए। अरे फिर झूठ, अरे बोलो ना, कलेजा है, जिगर कलेजा है। बोलिए अहमदिया मुसलमान को भारत में आमंत्रित कर लीजिए, कर लीजिए ना। नहीं बोल पाएंगे तौसीफ खान, नहीं बोल पाएंगे। ये ज्ञान गणित किसी दूसरे को समझाना, ये ज्ञान गणित किसी दूसरे को समझाना। विजय शंकर तिवारी जी बोल पाएंगे? ये नहीं बोल रहे, भाषण दे रहे। और विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सीपीआई से जाना तय है। अब अहमदिया मुसलमानों को आपने बुला लिया, सीपीआई से आपका जाना तय है। दूसरी नौकरी में तलाश दूंगा, चिंता मत करिए। देश के नौजवान विजय शंकर तिवारी जी, सिर्फ विजय शंकर तिवारी जी की आवाज। के भाई आ रहा हूं मैं आपके पास। दीपक जी देखो, सबसे बड़ी बात है कि 1947 में ही जब देश आज़ाद हुआ और सारे लोग जो पाकिस्तान में जाने थे पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जब हिंदुओं के साथ वहाँ मारकाट शुरू हुई तो आपको ध्यान में होगा भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में एक बैठक हुई और उसमें ये एक दूसरे को वादा दिया उन्होंने कि तुम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, हम यहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। यहाँ अल्पसंख्यक, यहाँ मुस्लिम 14% से ऊपर हो गए, वहाँ हिंदू 2% रह गए, 30% से नीचे रह गए। तो जब ये स्थिति आ गई तो आखिर जो हिंदू है वो जाएगा कहाँ? दूसरी बात यह है कि ये संविधान बात होती ना, मानवता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो मैं विवेक जी को भी कहना चाहता हूं और जो संविधान की बात करते हैं उनको कहना चाहता हूं कि यह संविधान करने वाला काम है, बोलने वाला काम नहीं है। यह संविधान की रक्षा दिल्ली दंगे करा करके करेंगे, ये भीमा कोरे गांव में दंगा करवा के करेंगे, ये महीनों तक सड़क रोक कर करेंगे, ये पत्थलगड़ी में दंगे करवा कर करेंगे। ये संविधान की रक्षा करने का इनका ये प्रारूप है, यही इनका दंगे कराने का मामला है। ये धर्म की बात करते हैं कि धर्म सबके लिए है, तो जब 28-29 ये धाराएं मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुस्लिमों के लिए जो शिक्षा संस्थानों के लिए दान किया गया है, उसके लिए नहीं बोला इन्होंने, और हजारों करोड़ रुपए हज यात्रा में खर्च कर दिया गया, तब इन्होंने नहीं कहा कि धर्म की होती है। यानी अब इनको धर्म दिखाई पड़ता है। अगर इनका बस चले तो वोटों के कारण देश को बेच दें। इन्हें रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेश से इतने मुसलमान आ गए और उनको बसाते रहे, उनको रोटी कपड़ा देते रहे, उनके राशन कार्ड बनवाते रहे, उनको बनवाते रहे, तब किसान का ख्याल करो, किसान कहां से याद आ गया? अभी तो आप बोल रहे थे संविधान खतरे में। तौसीफ खान, संविधान खतरे में क्या किसान याद आ गया आपको? ये तो बताइए ना, अहमदिया मुसलमानों को बुला ले, भारत में आएंगे। आप बोलिए ना, आपसे दोस्त विवेक श्रीवास्तव ने बोला, विवेक जी और इनको फ्रेम में दिखाइए, अहमदिया मुसलमानों को बुला ले सीए के तहत। तौसीफ खान जवाब दीजिए ना, जबान क्यों लड़खड़ा रही है आपकी? अहमदिया मुसलमानों को बुला ले। मुस्लिम से आगे बढ़ो, सबसे ऊपर इंसानियत होता है। तौसीफ खान खुद का भाषण, प्रवासी मजदूर इंसान इसको कहते हैं मेरी माँ। तौसीफ खान जो कर रहे हैं उसको मेरी माँ कहती थी, आप नीचे खुदा बाचे, खुद जो बोल रहे खुदा समझेंगे उनकी बात। तौसीफ खान दर्शक नहीं समझेगा आपकी बात। के शर्मा जी, अहमदिया मुसलमानों को बुला ले, पूछ लीजिए दोनों से, दोनों सेक्युलर चैंपियन से।
महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। शांत भैया शांत, सिर्फ के शर्मा को ऑडियो, सवालों के जवाब तो आप देते नहीं है, अपनी ढपली अपना राग, सवालों के जवाब आपके पास है नहीं, बस संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, आप खतरे में भैया, संविधान और देश नहीं खतरे में है। तौसीफ अहमद की पार्टी और विवेक श्रीवास्तव की पार्टी जो खत्म हो चुकी है, जिसने सोने की स्मगलिंग करी केरल के अंदर, उसके चलते के शर्मा जी बोलिए। दीपक जी, मैं आपके दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, जो अभी भ्रम फैलाने की कोशिश दो लोगों ने आपके चैनल में की कि ये जो है धर्म के आधार पर कानून बना। इसका बकायदा पूरे सदन के अंदर जब बहस हो रहा था, इस पर व्यवस्थित रूप से जो है सरकार ने जवाब दिया था। और क्या जवाब था, मैं इसीलिए पेज ढूंढ रहा था कि मैं आपको जवाब बता सकूं। आर्टिकल 14 में इस बात का उल्लेख है कि समानता का अधिकार न वो ही जो बिल बनेगा जिसमें समानता का अधिकार, और लेकिन स्पष्ट किया गया कि यह विधेयक धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि यह क्लास के आधार पर यह विधेयक लाया गया। ये क्लास के आधार पर आया। और क्लास कौन सी क्लास? 6 जो माइनॉरिटीज थे इसके अंतर्गत, जिसमें बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, इनको वहां से, और हिंदू जो वहां पर प्रताड़ित है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पे हुआ है, आधार पर लेकर यहाँ सब कुछ धर्म के आधार पे हुआ है। इस कौन प्रताड़ित है आप धर्म के हिसाब से निर्णय करेंगे, कौन बीमार है आप धर्म के हिसाब से डिसाइड करेंगे उसमें। और यदि ये आधार नहीं होता दीपक जी, यदि ये आधार नहीं होता, धर्म डिसाइड करेगा। विजय शंकर जी ने ये बहुत सही बात बोली कि यदि ये आधार नहीं होता तो आर्टिकल 14 के आधार पर माइनॉरिटी एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन के लिए, अरे भैया, केस टू केस बेसिस में नागरिकता देने में क्या समस्या थी आपको? सर, केस टू केस बेसिस पे नागरिकता मिलती है सर, केस टू केस बेसिस पे नागरिकता मिलती है विवेक श्रीवास्तव जी। अभी आपको पता नहीं, मैं आपको बताऊं तो फिर ये बिल क्यों लाए हो आप? बिल मुझे सब पता है, अब मैं इनको लपेटूंगा, अब के शर्मा जी को लपेटूगा मैं। अगर केस टू केस में सबको नागरिकता मिल रही है तो बिल क्यों लाए आप? आप बिल लाए किस लिए सर? आप बिल लाए किस लिए माननीय? आप बिल किस लिए लाए जब केस टू केस में सब कुछ हो रहा था? और 6 साल में सीएए के पहले नरेंद्र मोदी जी ने कितने हिंदुओं को नागरिकता दी जो शरणार्थी थे? मुझे फिगर दीजिए आप। आपने नहीं केयर किया है। यहाँ बस्तियों में आइए, उनका हाल देख रहे हैं, मजलू के टीला पे आप। अरे मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार बैठा हूं, आप आइए। बिजली का बल्ब भी नहीं है उनके पास। अरे जनाब, राशन बांटे इतनी बार, क्योंकि हम धर्म के हिसाब से नहीं खेलते, हम गरीबी और अमीरी के हिसाब से काम करते हैं। आप चाहे तो आप हाफिज हो, आपको बस चले ना तो आप हाफिज सईद को भारत की नागरिकता दे दे विवेक श्रीवास्तव। लोग क्या जानते नहीं है सीपीआई को। आपका बस चले तो हाफिज सईद को दे दे, ओसामा बिन लादेन को दे दे। सारिका पासवान मेरे साथ जुड़ी है। सारिका पासवान आपकी पार्टी सीएए की क्यों खिलाफत कर रही है बताइए? आपके अलाइंस पार्टनर बोल रहे हैं, और उसके बाद ममता काले जी। मैं अभी पूरा डाटा दीपक जी, मुझे लगता है कि सीए जो अभी जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा उठाया है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आपने पहले तो कोशिश की थी लोगों को, देशवासियों को, खास करके हमारे एक तबके को, एक जो कहते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने इससे डराने की जो कोशिश की थी, उसका खामियाजा बीजेपी ने ऑलरेडी बिहार, दिल्ली के इलेक्शन में वो उसने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन में लोगों को कहा था कि आप बटन दबाए कमल पे उसका करंट लगेगा शाहीन बाग में, तो उसका परिणाम बीजेपी ने भुगत चुकी है। किस तरीके से करारी हार बीजेपी को देखना पड़ा दिल्ली के इलेक्शन में, और उसके बाद वही हाल उनका झारखंड में भी रहा, और अब आने वाले टाइम में बिहार में भी होगा, और इसके बाद बंगाल में भी वही हाल इनकी होने वाली है। मुझे समझ में नहीं आता है बीजेपी के पास ऐसे नायाब आइडिया ख्याल आते ही क्यों है? वो डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करती है? जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में जो हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ थे, वो है, उस टाइम से है, और जिनको जाना था वो चले गए। उसके बाद आप 75 साल के बाद आप वही चीजें उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपकी मंशा सही नहीं है, बीजेपी की मंशा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ममता काले जी, बीजेपी की मंशा सही नहीं है जो सारिका जी कह रही है। देखिए दीपक जी, जो ये लोग बातें करते हैं ना, मुझे सुन के बहुत हंसी आती है, सीरियसली आती है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं हंसने के लिए, की जा रही है सिर्फ राजनीतिकरण उनका करने की बात की जा रही है। लेकिन आप मैडम, ये इनका दीपक जी, ये लेडी का आप बंद करवाइए ऑडियो।
मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ बात नहीं सारिका जी सुन लीजिए, आपकी बात के बीच में कोई नहीं बोल रहा था। सारिका जी सुन लीजिए, आपकी बात के बीच में कोई नहीं बोल रहा था। ये जो भी हैं, ये जो भी जहां की भी प्रवक्ता हैं बहन जी, इनको बोलो थोड़ी सभ्यता सीख के आए। दीपक जी, मैं जब ये बोल रही थी तो मैं शांत थी, थोड़ी सभ्यता सीखें और दूसरों को बोलने दें। इतनी सभ्यता रखें। ये जिस भी पार्टी को ये बिलोंग करती है उस पार्टी में शायद ऐसी चीजें इनको सिखाया नहीं जाता है। कैन यू शट योर माउथ मैडम एंड लेट मी स्पीक? कैन यू कीप क्वाइट एंड लेट मी स्पीक मैडम? कैन यू आप चुप रहेंगी? अरे आप चुप रहेंगी? आपको पता क्या है, आपको आता जाता कुछ नहीं है, 5 पैसे का ज्ञान नहीं है आपको। जाइए पहले हिंदुस्तान का संविधान पढ़िए, आप जाइए, आप पढ़िए सीएए है क्या, आप पढ़िए कि सीएए क्या कहता है, पढ़िए और देखिए, बताइए। मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर सीएए में कहीं पर यह लिखा है कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता जाती हो, मैं अपना नाम बदल दूंगी, मैं छोड़ दूंगी टीवी डिबेट्स पे आना। मैडम बताइए मुझे एक शब्द कहीं पर लिखा हुआ सीएए के अंदर कि इससे सीएए से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता जाती हो। मैडम चलिए सारिका जी इतने आगे तक नहीं जाते। मुझे बता दीजिए सीएए, सारिका जी मुझे बता दीजिए सीएए है क्या और सीएए का फुल फॉर्म क्या है? सारिका जी आप तो इतनी विद्वान है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सीएए का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है दीपक जी। अब आप ऐसा भी मत सोचिए, आप तो लगता है मुझे भी 9वीं पास सुनाते ही रह जाएगा। आप लोग को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है? सर आपके नेता के बारे में कहते हैं, मेरे बारे में नहीं। और वैसे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन आप सबके ना इस तरीके से इंटेलिजेंस का आप मत दीजिए। आप सभी अभी आपने बहुत बड़ा गुस्सा मार दिया सारिका मैडम। अभी आपने सीएए का गलत फुल फॉर्म बता दिए, पढ़ के आइए। अरे सारिका जी पढ़ के आया कीजिए। अरे ज्ञान अपना ज्ञान वर्धन करके आया कीजिए। आपको नहीं पता सीए का फुल फॉर्म, गलत शलत बोल रही हैं आप। दूसरी बात जो आप बोल रही है ना, ये जो इसके बारे में हमारे देश के बापूजी ने, आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता जी ने इस बात की पैरवी करी थी। जरा पढ़ के आइए कि बापू ने क्या बोला था, पढ़ के आइए बापू ने क्या बोला था। जो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इस्लामिक नेशन में, उनके बारे में बापू ने क्या बोला था। मैडम सारिका थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ा के आप नेशनल टेलीविजन पे आया कीजिए। वैसे सारिका जी उड़वाया कीजिए अपना। सारिका जी 9वीं पास बात आपने किसके लिए कही थी? आपको कुछ नहीं ममता जी एक सीरियस सवाल है सारिका जी से। सारिका जी 9वीं पास वाली बात आपने किसको संदर्भ में रखे गई थी? 2003 में उस समय राज्यसभा के अंदर मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था, उनका पूरा भाषण निकालिए जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। अपर हाउस में उन्होंने क्या बोला था, जरा पढ़िए। ठीक है, सीपी जैन वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए। ममता जी रुकिए। सारिका जी मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, 9वीं पास वाली बात आपने किसके संदर्भ में बोली थी? क्या आपने नेता के संदर्भ में बोली थी? जैन साहब एक क्विक कमेंट बताइए, क्या सीएए से भारतीय मुसलमानों को डरना चाहिए? जी दीपक जी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इसमें कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये जो फैसला किया सीएए एक्ट ला करके, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर देश का अधिकार है। हमें अपनी नागरिकता की पहचान करने का हमें हक है और ये हमें पूरा है। और जैसा ममता काले जी कह रही थी कि जो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हमारे देश में हैं उन लोगों की नागरिकता सुनिश्चित है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं सीएए कानून से कौन डर रहा है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए के बात की थी। उसके बाद टीएमसी से कड़ी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस से कड़ी प्रतिक्रिया आई। बहस का मुद्दा यही है। इससे पहले विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि अहमदिया समुदाय के लोगों को भी बुलाना चाहिए। अहमदिया का भी परसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैंने तौसीफ खान से पूछा, पहले को इंट्रोड्यूस करता हूं, के शर्मा जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, विक्रम सिंह जी एक्स डीजीपी मेरे साथ हैं, ममता काले जी मेरे साथ है, तौसीफ खान साहब मेरे साथ है, विजय शंकर तिवारी मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक भाई, आपके सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे तौसीफ खान की अहमदिया मुसलमानों को बुला रहे तो दिक्कत क्या है? बोल ही नहीं रहे भाई, क्या हो गया इनको? तो कहा ना, अरे भाई सबको शरण दीजिए, अरे सबको शरण दीजिए। तो इनसे रिक्वेस्ट करिए ना, पश्चिम बंगाल में अहमदिया को बुला ले। अरे रिक्वेस्ट करिए ना सर, आपकी विचारधारा के लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं ये। मदद मत करो सर, सेक्युलर लोग हैं, इनसे बोलिए ना अहमदिया को बुला ले। ये धर्म और जाति देख करके मदद मत करिए।
एक मिनट, चाहे शिया मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति का हो। अरे बुला लीजिए ना तौसीफ भाई, बुला लीजिए अहमदिया को। शर्तियां आपके पूरे मुसलमान वोट कर जाएंगे पश्चिम बंगाल में, शर्तियां कर जाएंगे। नहीं देंगे। बोल दीजिए ना, एक लाइन बोल दीजिए, सेक्युलरिज्म की कसम आपको बोल दीजिए, धर्मनिरपेक्षता की कसम आपको बोल दीजिए, संविधान की कसम आपको बोल दीजिए कि अहमदिया को बुला लीजिए। एजेंडा धर्मनिरपेक्षता का, हम अपने एजेंडा से नहीं भटकते, हम अपने एजेंडा से नहीं भटकते। अरे कुछ धर्मनिरपेक्ष है। सर आपकी विचारधारा वाले चिल्ला रहे हैं, सेक्युलर विचारधारा वाले चिल्ला रहे हैं, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। तौसीफ भाई बोलिए। एक ही धर्म है इंसानियत, एक ही धर्म है इंसानियत। सब्जी बाजार में नहीं गए और इंसानियत को फॉलो करिए। सब्जी बाजार में नहीं गए हैं कि 1 किलो आलू के साथ 1 किलो प्याज भी दे दो। आप कह रहे हैं कि अहमदिया मुसलमान को भी बुला लो। अरे आप सब्जी बाजार गए क्या कि आलू के साथ प्याज भी ले लो, वहां से अहमदिया मुसलमान भी बुला लो? ये क्या तरीका है? तो सर यही तो चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी मुसलमान भी आ जाए। के शर्मा जी यही चाह रहे हैं ना, पाकिस्तान बांग्लादेशी मुसलमान भी आ जाए, यही चाह रहे हैं ना। ये रोहिंग्या मुसलमान आ जाए, यही चाह रहे हैं। के शर्मा जी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? अब इनको मुसलमान आलू प्याज लग रहे हैं। चलिए तौसीफ भाई, बहुत अच्छा, आपने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी मुसलमानियों को आलू प्याज तो बता दिया, तरकारी अच्छी बन जाती है उससे। बात नहीं है जो आप जाइएगा बोलिएगा उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, ऐसे नहीं इनको होता थोड़ा है। शांत कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामला को देख देखिए, आपके प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं है दीपक जी, और ये इनकी जो है इनका मुखौटा निकल गया, सुप्रीम कोर्ट में इनका सेकुलर का मुखौटा निकल गया। आपके प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं है ना। इनको रोहिंग्या चाहिए, अहमदिया नहीं चाहिए। अब इसके लेकिन मैं विवेक जी ने जो प्रश्न उठाया था, प्याज ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अरे भैया आलू टमाटर नहीं होते मुसलमान भाई। के भाई अच्छी बात है, इन्होंने मुसलमानों को आलू प्याज तो मान लिया, तरकारी अच्छी बन जाएगी इनके घर में। किया जाएगा। अब मुझे एक बात दीपक जी, टेस्ट को ये कानून पास करता है या नहीं पास करता है ये तय होगा। दीपक जी चलिए तौसीफ जी रुक जाइए, के मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ। बहुत देर से इतने वरिष्ठ आदमी खामोश बैठे। के शर्मा जी कंक्लूड करिए। मैं इनको बंद कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। देश की जनता ने के शर्मा जी क्या बात, तौसीफ खान जी अभी वक्त है आपको राष्ट्र के नाम संदेश शायद ही मिल पाए। देखिए, मैं जो विवेक जी ने प्रश्न उठाया था मैं उसकी आपको जवाब देता हूं। 5 फरवरी 2020 संसद के अंदर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने एक प्रश्न जो कि इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद ने उठाई थी। उन्होंने पूछा था कि आपने कितने मुसलमानों को अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर में वो मिला है। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में 21,000 से अधिक विदेशियों को भारतीय नागरिकता मिली है। और आप कहें तो मैं वर्षवार जो है 2019 तक सारे आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं, मेरे पास क्वेश्चन आंसर है उसके, आप इसके आधार पर। अब इसमें इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि फिर ये यदि इस कानून से मिल रहा था नागरिकता, ये आपके दर्शकों के लिए बहुत जानकारीपूर्ण है इसलिए कह रहा हूं। यदि मिल रहा था इस आधार पर जो अभी भी लागू है, जो अभी भी मिल रहा है, अदनान सामी जी का केस आपके सामने है, अभी नहीं कई केस है, तस्लीमा नसरीन का केस आपके सामने है, ये सब कुछ है। इन्होंने पूछा कि फिर पहले क्यों आपने जब मिल रहा था तो ये कानून क्यों ले आए? हम ये कानून इसलिए लाए, 1955 का जो कानून में हमने संशोधन किए दीपक जी, 1955 के बाद जो इसमें आए, जो उनके पास कोई अवैध रूप से, जिनको आप कह सकते हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीजा नहीं था, और यदि कोई वीजा या पासपोर्ट था और वो लंबे अवधि तक यहाँ रुक गए, तो उनके संदर्भ में ये कानून आया। और वो कानून भी किस तरह से आया, उसके प्रथम उदाहरण क्यों इनको खलबली है मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में खासकर नमो शूद्रो, मथुआ समाज, राजवंशी समाज, इनको इन्होंने वर्षों तक तड़पा के रखा। और वो बहन मेरी चली गई, जिनको अभी मैं जानकारी देना चाह रहा था कि जो राजस्थान में जो दलित वहां से आए, दलित भाई हमारे, जो वहां धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए, आज तक उनको यहाँ भारत की नागरिकता नहीं मिली। आपको ध्यान होगा, आपने खुद एक प्रवास किया था जम्मू कश्मीर का, जहां पर वहां से आए हुए पाकिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं, उनको वहां पर बसाया गया है, जिनको वहां ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों की चिंता कौन करेगा?
वर्षों तक ये वादा करते गए, आज तक इन्होंने उनको ना नागरिकता दी, ना उनको। जी मैं आगे बढ़ता हूँ सर। और विक्रम सिंह जी, किसी की नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं था। सबको पता है कि सीए से किसी भारतीय नागरिकता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि क्यों सीए से किसी भारतीय नागरिकता को फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा क्यों तौसीफ खान साहब अहमदिया के नाम पर बिल्कुल साइलेंट हो गए? क्यों रोहिंग्यास को ये लोग लाना चाहते हैं? क्यों ये इस बात को लेकर चल रहे हैं कि भाई ये तो धर्म के आधार पर है, जबकि भारतीय नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं है? ऐसे सब्जी मार्केट नहीं है ये। हाँ, आलू प्याज ही बना दो मुसलमान भाइयों को, यही तो आपकी सोच है, यही तो आपकी आज आपका जो सेकुलर का जो चेहरा है बेनकाब हो गया। पहले और चुटैले प्रखर सर सिर्फ विक्रम सिंह जी प्लीज, तौसीफ भाई विक्रम सिंह जी का सम्मान करिए। दीपक जी, आपके प्रखर और चुटैले सवालों का उत्तर हमारे विद्वान पैनलिस्ट के पास नहीं है। बात को घुमाना, सब्जी प्याज की बातें करना, इसका साफ तात्पर्य है कि हम आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकते हैं और देना नहीं चाहते हैं। सारा खेल राजनीति का है। संविधान के प्रति अगर हमारा इतना भक्ति भाव है तो संविधान में हमारा जो एक्ट पारित हुआ है वो संविधान के अंतर्गत हुआ है। वो कहीं मनमाने तरीके से किसी की कल्पना शक्ति की उड़ान के आधार पर नहीं आया है। आपको अगर कोई विरोध करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि उसको समाप्त कर दिया हो, और जब तक नहीं है तो एक कानूनी अध्यादेश नियम को पालन करना ये हर एक भारतीय का धर्म है। अब हम आते हैं राष्ट्रीयता में। सबसे पहले है हमें अपनी सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रहित। अगर बिल गलत और है, राष्ट्रहित में नहीं, आप अब एक बार शांत हो जाए। विवेक जी प्लीज, विवेक जी ऐसा मत करिए। आ रहा हूं मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास आपके बाद। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ी जनसंख्या बांग्लादेश हमारे यहाँ है। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ कहीं आपके तथाकथित पीड़ित लोग हों, उनको हम शरणार्थी बना के ले लें। हमको अपने राष्ट्र के हित को सोचना है। आप चाहते हैं अगर अपने घर में 10 लाख रखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि राष्ट्र की कॉस्ट के ऊपर देश के हित में और देश की कीमत के ऊपर दे करके आप जाकर के कितनों को लाकर करेंगे? किसी दुनिया में कोई देश ऐसा है जिसने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हो? हम 2 करोड़ से ऊपर नाजायज बांग्लादेशी नागरिकों का बोझ ढो रहे हैं, जो ना 1 पैसा टैक्स देते हैं, ना 1 रुपया देते हैं, और पूरे ऑस्ट्रेलिया हमारी छाती पे मूंग दल रहा है ये जनसंख्या। अगर ऐसा है तो आपके घुसपैठिए आए कैसे? आपके घुसपैठिए देश में आए? अरे आपकी वामपंथी सरकारों के कारण सर, वो आपका वोट बैंक है। जवाब चाहिए ना, आपकी वामपंथी सरकारों के कारण आए बांग्लादेश और असम में। क्या पता नहीं आपको विवेक जी? आपको पता नहीं है क्या है बात? आपकी वामपंथी सरकारों के कारण आए त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश में। क्या ये सच नहीं है विक्रम सिंह जी? बताइए, ये बीज किसने बोया? बेटर मैनेजमेंट है ये। ममता काले से जवाब लेता हूँ। ममता, क्या वामपंथी सरकारों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं आए? क्या इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उनको नहीं घुसाया? बताइए। और 6 साल से मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल घुसाया है। विवेक श्रीवास्तव जी थोड़ा शांत हो जाइए। बिल्कुल घुसाया है, और आश्चर्य की बात देखिए, इनका दोगलापन देखिए दीपक जी। जो घुसपैठिए हैं, जो बिना वीजे के हमारी सीमाओं से हमारे यहाँ घुस के हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बने हैं, ये उनके साथ तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो धर्म के आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज यहाँ बैठी हुई है, उनके साथ ये खड़े नहीं होते। और इनका आवाज ही कम कीजिए। और विवेक जी, आपका कुछ आता जाता नहीं है, आपका ज्ञान नील बटा सन्नाटा है, 0 है। आप ये बताइए, 1971 की लड़ाई के बाद जो आए थे शरणार्थी, उनको दे दी आप लोगों ने सिटीजनशिप। युगांडा से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप दे दी, श्रीलंका से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप दे दी। ये बिल में आज आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस एक्ट में आज आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ही के मनमोहन सिंह जिस एक्ट की पैरवी करते रहे, बापू ने इस एक्ट के बारे में बात करी, क्या तकलीफ थी? ठीक है ममता जी, विजय शंकर तिवारी जी का बात चलता हूँ। तिवारी जी, ये धर्मनिरपेक्षता क्यों मांग रहे हैं? कभी खुलासा कर दीजिए तिवारी जी। इससे बेहतर आप कोई खुलासा, आपसे बेहतर इनकी धर्मनिरपेक्षता का खुलासा कोई नहीं कर सकता। तिवारी जी, विक्रम, नहीं सुनिए आप ये। दीपक जी बोलिए। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इनको पहले धर्म पता भी है क्या है? और विवेक जी बार बार बात करते हैं। विवेक जी को मैं बता दूं, अंतिम सिख परिवार, एक मिनट,
अफगानिस्तान से अंतिम सिख परिवार भी भारत आ गया है। अब अफगानिस्तान हिंदू और सिखों का बिल्कुल विहीन हो गया है। ये चाहते हैं कि इसी तरीके के हिंदू सिख ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहीं मर खप जाएं। इनको केवल देश में और पाकिस्तान के बांग्लादेशों के वहां के मुसलमानों की चिंता है, बाकी इनको किसी की चिंता नहीं है। ये इंसानियत की बात कर रहे थे। इनके केरल के नेता ने स्वीकार किया कि हमने पश्चिम बंगाल में अपने विरोधियों को जमीन में गाड़ दिया है, केरल में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। ये इनकी इंसानियत दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी इनको बोलिए ना, मुंह झुका के बैठे तौसीफ खान, मुंह झुका के बैठे, इनको बोलिए अहमदिया को रख ले बंगाल में, बोलिए ना इनको, अरे बोलिए ना इनको, शरण दीजिए आप। ममता काली लास्ट कमेंट अगेंस्ट नहीं है, ये साफ जाता है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, आपको कोई जानकारी नहीं है, ना आपको सीएए की जानकारी है, ना आपको हिंदुस्तान का इतिहास पता है, ना कानून पता है, ना संविधान पता है, ना आपको ये पता है कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज रिलीजन के हिसाब से क्या होती है। अभी मैंने आपके सामने फैक्ट्स बोले, आपको कुछ नहीं आता है, बस तब से आप चिल्लाए जा रहे हैं सबके बीच में कि सबको नागरिकता दो, सबको नागरिकता दो। आप बोल क्या रहे हो? एक शब्द आप रट के आ जाते हो, कोई आपका फैक्ट्स आपके पास नहीं होते, सच आपको पता नहीं होता, कुछ भी आप आकर के बोल देते हो चैनल पे, आपकी कोई जानकारी नहीं होती है। ये थोड़ी ना कि आप आएंगे और यहाँ पर चिल्लाते रहेंगे और गलत चीजें बताएंगे। क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ममता जी आपको पता है इनको क्या पता है? 1 मिनट फ्रेम में ममता जी और विवेक श्रीवास्तव जी को रखिए। ममता जी आपको पता है विवेक जी को क्या पता है? मोमबत्ती फैक्ट्री का पता है इनको, मोमबत्ती फैक्ट्री जो जलाते हैं ना हाथ में लेके, वो फैक्ट्री का पता है। अफसोस के भाई मोमबत्ती फैक्ट्री का पता है, उनको भी दीजिए, दीपावली पे जलाना है हमको। मोमबत्ती फैक्ट्री का पता है, हमको भी दीजिए, दीपावली पे जलाना है आपको। कुछ भिजवा दीजिएगा घर पे। आखिरी में सीए का विरोध करने वाले क्या राजनीति कर रहे हैं? देश की बहस के 97% दर्शक कहते हैं हाँ, क्योंकि सीएए का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई संबंध नहीं है। फिर हंगामा है क्यों बरपा? आगे जवाब आपके पास है, आप सब जानते हैं, क्योंकि देश की जनता अब समझदार हो चुकी है और उसके पास हर जानकारी की एक्सेस है। बहकावे में ना आए, फैक्ट्स पर जाएं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देश की बहस देखिए और जानिए सभी सवालों के जवाब, और मौका मिले तो हमसे जुड़िए और बहस करिए तमाम बड़े पैनलिस्ट के साथ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।